Hello everyone, my name is Abhishek Chaman and I'm a physics teacher. I've been teaching this physics for last 13, 14 years and I'm also the founder and director of Grafta Education. And we have offline center in Bhagalpur, Rani Talab now, one center, which includes both boards, that is ICSE and CBSE. We have different segments for both the boards. Like it's not like that we are taking the combined classes for both the boards because both they are having different requirements. As far as CBSE is concerned, its syllabus is a little bit smaller in comparison with ICSE. ICSE syllabus is extensive, and as you know that in Bhagalpur, we have majority of premier schools as ICSE along with some wonderful school in CBSE as well. So I am here to just talk about a little bit regarding the performances, the issues, the examination structure, the problems that is faced by students, and also I'm gonna talk about a little bit what we have experienced these last 2 3 years. We can talk about a little bit solution also. I'm not saying that I'm the one who can solve all the problems, but yes, my institution is actually solving many issues, especially with ICSE people. So first I'll start with ICSE. Uh, I want to reach many people, so I'll be uh, using both. Like I'll be bilingual. Either I'll talk in English as well as I'll go for Hindi as well. So सबसे प्राइम मोटिव आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का है कि हम लोग हर साल हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। फिर सेम हमारा करिकुलम चेंज होता है, बुक्स लेते हैं, बच्चों को ट्यूशंस देते हैं, इंस्टीट्यूट्स भेजते हैं। ऑब्वियस ही बात है, बच्चे प्रेशराइज्ड फील करते हैं। तो क्या ये मतलब एक लर्निंग प्रोसेस है और इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या इसमें कुछ और नया किया जा सकता है? सो मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है पेरेंट्स एज वेल एज जो टीचर्स हैं उनसे भी कि हमें मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये पेरेंट्स उनके परसेंटेज पे इवेलुएट करते हैं कि अगर उसने अच्छा परसेंटेज लाया मतलब उसने पढ़ा है। और मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर उसने नहीं अच्छा स्कोर किया है तो उसने नहीं पढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे ने अगर पढ़ा है तो वो परसेंटेज लाएगा। बट मेरा सवाल ये है कि एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स क्या हम लोग इनफ कर रहे हैं? क्या हमारा जो कोशिश है हमारे बच्चे के लर्निंग को लेके, मैं आज के इस वीडियो के अंदर में मैं ज्यादा बात करूंगा लर्निंग को लेके। ठीक है, मैं परसेंटेज को लेके मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में परसेंटेज को प्रायोरिटी मिलता है, बट मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपको याद है कि आपने KG1 KG2 या 1 2 3 4 5 में कितने परसेंटेज आपने स्कोर किया था? 4 5 6 7 8 9 10 कुछ याद है? 10th का में भी आपको याद भी हो चुकी है, टाइम टू टाइम इसका रिक्वायरमेंट होता है। बट क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को प्रेशराइज करें, फोर्स करें? ऑब्वियसली द चिल्ड्रंस आर डिस्ट्रैक्टेड, the social media and mobile phone, most of the parents they are coming with the issue कि सर ये मोबाइल बहुत देखता है, इसको एडिक्शन है। देखिए हर सिक्के का दो पहलू होता है। आज के इस तकनीक के जमाना में अगर हम बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं सिखाते हैं और अगर टेक्नोलॉजी से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, ये भी एक मिस्टेक होगा हमारे एंड से। एज पेरेंट्स एज ए टीचर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें तकनीक वक्त के हिसाब से बच्चों को आगे लेके चलना है। लेकिन उसी समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो तकनीक और टेक्नोलॉजी हम लोगों ने दिया है क्या इसका मिसयूज अगर हो रहा है तो क्या हमें इसे रोकना चाहिए, और रोकना भी चाहिए तो कैसे रोकना चाहिए? मैंने अभी तक
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही देखा है कि सर ये मोबाइल बहुत देखता है, सर ये मतलब खाने के समय या पढ़ने के समय ऐसा ही हो क्यों रहा है। देखिए, मैंने आज कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करूंगा और आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे बात से अग्री करोगे। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। पेरेंट्स को पता है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर। देखिए, मेरे भी बच्चे हैं और मेरी बेटी भी अभी KG 1 में है। मैंने जो फेस किया है कि ICSE के बारे में पहले बात करता हूँ कि उनका सिलेबस एक्सटेंसिव है। काउंसिल ने बहुत सारे टॉपिक्स को, अगर हम CBSE से थोड़ा सा कंपेयर करें तो इनकॉर्पोरेट किया, बट उनका इंटेंशन इसके पीछे बहुत अच्छा। एक हॉलिस्टिक ICSE बोर्ड इज अ हॉलिस्टिक बोर्ड। उसके अंदर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए उन्होंने सिलेबस को भी बहुत एक्सटेंसिव किया। क्या इसके पीछे उनका उद्देश्य जो है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? मैं इसे कंप्लीटली डिनाई करता हूं। बहुत ही अच्छा सिलेबस है ICSE का, बट एट द सेम टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ICSE बोर्ड इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड बोर्ड। CBSE का अपना तौर तरीका है, बट ICSE का जो करिकुलम है ना, उसका जो एक साल का पैटर्न देखोगे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ठीक है, लेबोरेटरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो बच्चे को थ्रू आउट ईयर जो है ना वो इंगेज रखते हैं। They go for all extracurricular activities. They go for all festivals like क्रिसमस हो गया या फिर टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया। हर बच्चे को वो मौका देते हैं कि वो बच्चा सिर्फ पेन एंड पेपर पे नहीं, उसका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ाई के एक हेवी पोर्शन को कैरी करना भी थोड़ा डिफिकल्ट। बट क्या इसके पीछे का जो उनका इंटेंशन है, जो बोर्ड्स ने इसके पीछे का जो एक हॉलिस्टिक ग्रोथ हो बच्चे का, ये जो ऑब्जेक्टिव रखा है, क्या ये सबको पता है कि ICSE इज लिटिल बिट टफर देन CBSE? तो ICSE के इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन। ICSE आपको वक्त बर्बाद करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने वक्त को जाया किया, अगर आपने वक्त को बर्बाद किया, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये ICSE है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पेरेंट्स को ये बात कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले इस बात पे आपको, अगर आपको बच्चे को डिसिप्लिन करना है ना, तो आपको पहले खुद डिसिप्लिन हो। आप इग्नोरेंस के साथ बच्चे का अच्छा करियर, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जितना जिम्मेदारी स्कूल का है, किसी इंस्टीट्यूट का है, किसी ट्यूटर का है, उतना ही जिम्मेदारी आपकी भी है। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप, कई बार होता है बच्चे स्कूल नहीं जाते, कई बार कोचिंग नहीं आते, कई बार टीचर्स का क्लास होते, क्यों? फेस्टिवल है, पार्टीज है। आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि क्या इस बच्चे का उस पार्टी या उस पर्टिकुलर कल्चरल एक्टिविटी में ज्यादा जरूरी है। तो बहुत क्लोज हो तो ले जाइए ना, अदरवाइज आप भी उस चीजों को अवॉइड कीजिए। बच्चे की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल लाइफ नहीं जीना है, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एग्जाम का टाइम है, आप नहीं जा सकते। ठीक है, चलो बेटा कोई बात नहीं है, एग्जाम है, चलो बर्थडे आज बर्थडे देख लेते हैं, नहीं, नहीं कर सकते आप। उस दिन का वो जो 3-4 घंटे का पढ़ाई है वो गया। वहां से सवाल आएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसके मार्क्स कम है। तो पहला रिफॉर्म जो पेरेंट्स के एंड से होना चाहिए वो होना चाहिए प्रायोरिटी। कि आपके बच्चे के पढ़ाई को आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है या फिर आपके सोशल एक्टिविटीज को। दोनों को आपको देखना पड़ेगा। आप बैलेंस करके चलिए। आपको बच्चे के पढ़ाई को एकदम टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो प्रेशराइज जो आप करते हो ना परसेंटेज के लिए, आप उसको थोड़ा सा कम कीजिए। ठीक है, आप, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वेल एजुकेटेड है, आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, आप समझते हो कि 10th तक के बेसिक एजुकेशन में क्या होना चाहिए।
ठीक है। आप इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि बच्चे का लर्निंग क्या है। मैं एकदम खुल के ये बात कह रहा हूं कि आईसीएससी के बहुत सारे बच्चे जो है वो याद करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उनका बेसिक्स में प्रॉब्लम होता है। उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम खत्म हुआ एंड दैट इज गॉन। आपने देखा होगा उसके सिलेबस में हर साल वही चैप्टर्स आते हैं, थोड़ा इंप्रूव्ड होता है, थोड़ा उसका कंटेंट जो है वो इनलार्ज होता है, लेकिन अगली बार जब वो वापस से उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, दे स्टार्ट विथ स्क्रैच। द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट किड। एक तो सिलेबस को आपने तीन पार्ट में बांटा, टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री। टर्म वन का सिलेबस खत्म हुआ, दैट इज गॉन। रिवीजन का कोई मतलब रहता ही नहीं है वहां पे। टर्म वन मतलब आपने अगर 12 चैप्टर्स दिए हैं तो चार 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 मतलब 3 महीने का वो सिलेबस है उसका। और बच्चे क्या करते हैं, एक डेढ़ महीना इधर उधर के एक्टिविटीज में रहते हैं, लास्ट के 1 महीना या 15 दिन होता है, रात रात भर रखते हैं बच्चे। हमें सोचना पड़ेगा हम क्या तैयार कर रहे हैं, हम एक रोबोट तैयार कर रहे हैं। स्पेशली मैथ साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं, बच्चों के बेसिक्स को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल है ना, अगर आपके बच्चे का फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ ना, वो आईआईटी जेई नीट सीयूईटी किसी किसी भी एग्जाम को आप लेंगे ना, वहां पे वो क्रैश कर जाएंगे। उनको यही लगेगा मुझे नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग पे, सीबीएसई के बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ही चीज, कम कंटेंट होता है, हाफ ईयरली में भी आता है, फिर फाइनल में भी पूरे बुक से वो एग्जाम आता है। इस वजह से होता क्या है कि उन्हें वो रिवीजन कराया जाता है, बार बार कराया जाता है। वो कम ही चैप्टर्स करते हैं बट दे डू लाइक इन अ फैंटास्टिक मैनर, दे डू इट हॉलिस्टिकली कि हाँ चलो लाइट अगर है तो उसने अच्छे से लाइट को किया। तो एक जो चीज है कि परसेंटेज का जो प्रेशर है ना, परसेंटेज से ज्यादा आप लर्निंग पे एम्फेसाइज कीजिए। आप देखिए आपके बच्चा क्या सीख रहा है, क्या वो, एक और चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, बुक्स के अलावा अगर उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन होता है, क्या वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मैं सबसे ज्यादा इस बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि आप अपने बच्चों के जो रटने की प्रवृत्ति है ना, जो वो रट के एग्जाम देते हैं ना, आप इसका विरोध कीजिए। नो डाउट लास्ट टाइम में सभी मगअप करते हैं, लेकिन मैं लर्निंग पे एम्फेसाइज करता हूं, प्लीज मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, बच्चे का लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, उनका सीखना जरूरी है। उस फॉर्मूले को समझना जरूरी है, उस मेथड को समझना जरूरी है, उसके एप्लीकेशन को समझना जरूरी है, उसके एग्जाम्पल्स को समझना जरूरी है, उसके इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से उसने कुछ सीखा है या उसने एवं ही बस एग्जाम दिया बस। आप परसेंटेज से खुश मत होइए। अरे क्या हो जाएगा अगर 5% कम भी आएगा, 10 चैप्टर की जगह वो 8 ही चैप्टर करके जाएगा, वो 8 में ही बढ़िया करके आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देर इज नथिंग रॉन्ग। सो पहला तो रिक्वेस्ट, आप मतलब परसेंटेज को लेके प्रेशराइज मत कीजिए, उसके लर्निंग पे ध्यान दीजिए, उसके हर ऑड्स एंड इवेंट में आपका सपोर्ट उसको जरूरी है। मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे पैनिक होते हैं, डिवास्टेटेड होते हैं, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता। टीचर उधर डांट रहा है, घर में मम्मी पापा डांट रहे हैं, ठीक है, मतलब जो रिलेटिव्स है उनका प्रेशर है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा परसेंटेज नहीं आ रहा, तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो। हमें उनके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमें अगर अपने बच्चों से मार्क्स चाहिए, हमें बच्चों को समझ, उनके उस दर्द को समझना पड़ेगा, उसकी उस पीड़ा को समझ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं, इफ दे आर इनडिसिप्लिन, वहां स्ट्रिक्ट होइए, एकदम होइए, टाइम बर्बाद। मैंने तो बोला कि डिसिप्लिन इज द ओनली की फैक्टर। अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका मार्क्स ही नहीं, लर्निंग भी बहुत अच्छा हो। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। जो अगला बात है कि सर, अगर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या इसका कोई तरीका है क्या कि हम लोग मतलब एक सिस्टमेटिक वे में बच्चों का मार्क्स अच्छा ला सके। मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा 14-15 साल का एक्सपीरियंस है इस टीचिंग में, और अभी आईसीएससी, रिसेंटली मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, बट अभी लास्ट 2 ईयर से भागलपुर में मैंने आईसीएससी के बच्चों को ही सबसे ज्यादा टैकल किया। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज आपको बता सकता हूँ कि यस, देयर इज अ वे।
अगर 4 महीने के स्लॉट में 3-4 चैप्टर अगर आपका आ रहा है एक सब्जेक्ट से, 5 चैप्टर भी आ रहा है, दैट इज नॉट वेरी लार्ज। सबसे पहले तो जो बुक्स हैं जो आईसीसी के, एक तो एनसीईआरटी की तरह कोई बुक नहीं है। अगर उसका कोई बुक है, जैसे सलीना साइंस के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। एमएल अग्रवाल वगैरह जो मैथ्स का बुक है, बहुत अच्छा बुक है। अब जरूरी क्या है सर? जरूरी है डिसिप्लिन, जरूरी है प्लानिंग। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव 1 year for one class, you should have planned for 12 months. There has to be a plan. आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो बिना प्लानिंग का। सो प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड। प्लान योर सब्जेक्ट, प्लान योर टॉपिक्स। स्कूल पे डिपेंडेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। स्कूल का काम है वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ आपके सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन शायद वो उतना पर्सनल होके आपके उन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करेंगे जितना होना चाहिए। तो प्लानिंग का क्या मतलब है, थोड़ा इस पे बात करें। प्लानिंग का मतलब हो गया कि पहले आप पूरे साल के सिलेबस को, जैसे ही आप न्यू टर्म में जाएंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे किस मंथ में किस चैप्टर को खत्म करना, एकदम करना पड़ेगा। ग्रेविटा के अंदर में हम लोग एक न्यू प्लानिंग शीट लेके आ रहे हैं, उसके अंदर में हम लोग हर क्लास के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को क्लासिफाई करेंगे। हम लोग 8 मंथ्स का एक प्लानर लेके आएंगे। उस प्लानर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी सिलेबस है, फेज 1 और फेज 2, 4 मंथ्स का एक फेज बनाएंगे, उस 50% सिलेबस को उस फेज में, और नेक्स्ट 50% सिलेबस नेक्स्ट फेज का हम लोग प्लानिंग करेंगे। दैट इज कि अगर हम लोग मार्च सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो मे बी प्रोबेबली हम लोग अक्टूबर के इन तक हम लोग सिलेबस को फिनिश करें। सो फिनिशिंग द सिलेबस। अब बात है कि सिलेबस को कैसे फिनिश करना, ठीक है। टीचिंग और जो लर्निंग है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। बच्चे को अगर पता होगा कि ये हमारा मार्च है और इसमें मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, बायोलॉजी का ये चैप्टर करना है, मैथमेटिक्स का ये चैप्टर करना है ना, अगर उसे पहले से पता हो और उसको पता हो कि हाँ मेरी इतनी क्लासेस होनी, बच्चा उस चीज को ना पहले से पढ़ के आए। आप हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप क्लास में जाते हो ना, पहली बार आप पढ़ के जाओ, मतलब कुछ समझ आए ना आए, आप रीडिंग देके जाओ। रीडिंग देकर जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर के बाद अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वापस से उस किताब को पढ़ना है, और जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उनको अंडरलाइन करना, उनको हाईलाइटर यूज करना है, उसको फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट डे रुकना नहीं है, नेक्स्ट डे टीचर से जाके वो डाउट्स क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट डे जो सिलेबस बनेगा वो तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में 10 मिनट पीछे का भी रिवीजन करेंगे। एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग है आईसीएसई के बच्चों के, आईसीएसई नहीं आईसीबीएसई के बच्चों में भी जो एक हैबिट है कि दे डोंट हैव दिस रिवीजन मॉड्यूल। रिवीजन और टेस्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप रिवीजन अगर नहीं करोगे, अगर आपका असेसमेंट नहीं होगा ना, आप कभी भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते। इस साल हमने ग्रेविटा के अंदर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे फिनिश किया, और हर टॉपिक, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का हमने एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया। स्मॉल रिटन टेस्ट, 30 मार्क्स, 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स 3 क्वेश्चन। हमने हर चैप्टर का रिटन टेस्ट क्या किया, कंडक्ट किया, और बाय एंड ऑफ दिसंबर हमने टर्म 2 का सिलेबस खत्म, टर्म 3 का सॉरी खत्म कर दिया। अभी हमारे पास पूरा जनवरी बन रहा है। जनवरी के अंदर हम टेस्ट ले रहे हैं, हर रोज हमारे यहाँ 2 टेस्ट हो रहा है, रिवीजन का काम भी कर रहे हैं, साथ में टेस्ट का भी काम कर रहे हैं। बाय एंड ऑफ 15 जनवरी या 28 जनवरी हमारा टेस्ट का काम भी खत्म हो जाएगा, डाउट्स का काम भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल बचेगा और हमारा जो डाउट मॉड्यूल है वो बचेगा। मैंने देखा है जो बच्चे चैप्टर्स को एक दिन पहले पढ़ते थे ना, अगर वो बच्चे उस चैप्टर का पहले ही रिवीजन कर चुके हैं, पहले ही टेस्ट लिख चुके हैं, और टेस्ट के बहाने उन्होंने उस चैप्टर को पढ़ा है, तो एग्जाम के एक रात पहले उन पे दबाव नहीं। सो जो बेस्ट तरीका है इस प्रेशर से जाने का वो है प्लानिंग। प्लानिंग के तहत सिलेबस का खत्म होना, प्लानिंग के तहत
उसके टेस्ट का ऑर्गेनाइज होना, असेसमेंट का होना, टीचर्स का फीडबैक्स होना, और आपके वीक पॉइंट्स को एड्रेस करना, ये सारा चीज एकदम डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन का भी, हमारे यहाँ जो एक एक सिस्टम है वो है, वी हैव एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वी हैव आईओएस एप्लीकेशन, हम डिजिटली क्लास लेते हैं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट हमारे पास एआई मॉड्यूल के साथ है, जो कि इतना सुंदर है। आप अनलिमिटेड टेस्ट अपने आप दे सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस मॉड्यूल का। ठीक है, जितना, और सबसे अच्छा बात है कि वी कैन ट्रैक यू एट एवरी मोमेंट। वी हैव ऑनलाइन टेस्ट मॉड्यूल जो कि एआई से गवर्न होता है काफी हद तक। हम ये पता कर सकते हैं बच्चा ने कब किया, कितना क्वेश्चन किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया। हमें पता लग जाता है कि बच्चा ने जहां गलती किया है वहां कौन सा कॉन्सेप्ट उसे नहीं आया। अब इसके लिए एक संस्था के लिए ये जरूरी है कि हर बच्चे के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाए। और ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ये हम आपको जो प्लानिंग के बाद बोले हैं, ये सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। ये सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस रोल में। पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे ने कितना किया है। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो आपको नॉक करना पड़ेगा। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। आईसीएसई के बच्चे बिना डिसिप्लिन का अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा बच्चे ने कितना सिलेबस किया, बच्चे ने कितना कंटेंट को रेडी किया, बच्चे ने टेस्ट दिया कि नहीं, कहाँ पे उसका लो स्कोर आ रहा है, लो स्कोर आ रहा है। जाइए आप टीचर से मिलिए, पेरेंट्स से मिलिए, आई एम सॉरी, जो डायरेक्टर है या फिर जो सब्जेक्ट एसोसिएट है उनसे मिलिए, आप एचओडी से मिलिए, कहिए कि क्यों मार्क्स कम आ। आई थिंक यही काम थोड़ा स्कूल के साथ है। बच्चे का अगर स्कोर कम आ रहा है ना, गो एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्कूल आल्सो, व्हाई माय किड्स इज गेटिंग वेरी लो स्कोर। स्कूल के अंदर में थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ज्यादा होने की वजह से टीचर्स पे भी बहुत प्रेशर होता है। मैंने एज ए टीचर काम किया, मुझे पता है टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। सिर्फ टीचिंग के अलावा पेपर बनाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जितने भी चीजें होते हैं उसमें इन्वॉल्व होना, उनका उन पे बहुत प्रेशर होता है। तो पेरेंट्स, आप डायरेक्टली टीचर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप स्कूल को ब्लेम कर सकते। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, उनके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, उनके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनका जो अपना कंटेंट है उनके, दे आर डूइंग द फैंटास्टिक जॉब। स्कूल को ब्लेम कर देना इज, आई डोंट थिंक दैट इज सफिशिएंट। कई लोग कहते हैं कि हम तो पैसा दे रहे हैं, क्यों हम अलग से करेंगे। अरे, पैसा दे के अगर आप सब कुछ खरीद लेते हैं तो घर में रख लेते ना सब कुछ। मैं भागलपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे, और यहाँ के जो सिस्टर्स हैं या फादर्स हैं, उनका रोल उनके एकेडमिक्स में बहुत अच्छा। टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है, मैंने एक डिसिप्लिन देखा है यहाँ के स्कूल्स के अंदर। शायद यही रीजन है कि यहाँ के बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं कहीं ना कहीं, मुझे उन बच्चों के साथ, उनके एकेडमिक्स के साथ कुछ अच्छा करने का वक्त भी मिल रहा है, मौका भी मिल रहा है। स्कूल के एफर्ट्स को मेरे तरफ से सलाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे स्कूल। मतलब पॉइंट इसकी फिर, जो पेरेंटिंग की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे पास होना चाहिए। हमारे साथ मतलब एक बायलेटरल टॉक होना चाहिए, स्कूल पेरेंट्स, पेरेंट्स टीचर्स, पेरेंट्स इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, हमारे बीच एक, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिर्फ स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ इससे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने एडमिशन दिला दिया, अगर आप सिर्फ इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अरे मैंने तो बेटा को इस इंस्टीट्यूट में डाल दिया है, बेटी को यहाँ डाल दिया है, वो तो करे, नहीं। आपको आपके बच्चे के साथ हर वक्त खड़ा होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे टाइम नहीं है, काम है, जॉब है, कमाना है, ये भी जॉब है। आपके बच्चे का एकेडमिक्स आपका सबसे बड़ा जॉब। आप जिसके लिए कमा रहे हो उसका करियर कैसा हो, उसका बेस कैसा हो। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों के मोरल को समझिए, उनके इमोशंस को समझिए। हमारा ये कोशिश है, हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि आपके हर चीज को पूरा करना किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एज मच एज पॉसिबल इंडिविजुअल लेवल पे, रात को किसी भी समय अगर फ्री हैं, जूम पे
गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, जहां मौका मिलता है बच्चे से कनेक्ट करके अलग से बैठा के एक्स्ट्रा टाइम देके हम कोशिश करते हैं कि उसको समझें और उसके इश्यूज को हैंडल करें। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो सारे सब्जेक्ट में फेल है पिछले टर्म, और हमने प्रण लिया है कि हम उसे पास करें, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक। हमने देखा कोई पूछ ही नहीं रहा उससे कि तुम ये कर क्यों नहीं रहे हो। उनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल रहा, बस पीटीएम के दिन जाना है, रिपोर्ट कार्ड उठाना है, और अगले दिन ब्लेम कर देना है कि अरे तू स्कूल नहीं पढ़ा रहा है, ये टीचर अच्छा नहीं है, टीचर चेंज कर दो। कितने टीचर चेंज करें आप, समझिए। तो मैंने एक चीज बोला डिसिप्लिन, दूसरा चीज बोला प्लानर, तीसरा चीज असेसमेंट मैंने बोला, और चौथा कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा अपने बच्चे को, उसके परफॉर्मेंस को, उसके इश्यूज को। आपका प्लानर एकदम होलिस्टिक आप नहीं बना सकते हो ना, चाहे आप ग्रेविटा में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आप एक बार आके हमसे वो प्लानर ले सकते हो। 1 साल का प्लानर हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देंगे आपको, ले जाइए, ये क्लास 8 का प्लानर है, आप ऐसे पढ़ाओ, किसी भी टीचर से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, आपके बच्चे का अच्छा मार्क्स आ जाए। कंप्यूटर साइंस जो लोग पढ़ते हैं ना, वहां पे एक सब्जेक्ट होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब जो चाहो आराम से आदमी ले लेता है। कैसे? डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज किया। तो बच्चा जैसे ही 8 से 9 में गया, उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूरे 9th में पढ़ना क्या है। पहला तो 1 हफ्ता उसके साथ सिलेबस डिस्कस होना चाहिए, बेटा देखो इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, उसे तो सबसे पहले सिलेबस। मैं चैलेंज करता हूं 99% बच्चे को तो यही नहीं पता होता है कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है। अगर सलीना बुक है, उनको लगता है कि सलीना ही सिलेबस है। आईसीएससी के पोर्टल पे जाके कभी सिलेबस को तो निकालिए, बुक मिलता है सिलेबस का, लेकिन कितने लोग देखते हैं? 11th 12th का तो पूरा प्रॉपर सिलेबस मिलता है। सिलेबस को समझना है, क्या आपका काउंसिल का रिक्वायरमेंट है उसको समझना है, पूरा बुक को। और नॉर्मली वही होता है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, हम खत्म कर देते हैं, वहीं से सवाल भी देते हैं, बच्चे रट के जाते हैं, नंबर ले आते हैं, वाह बहुत बढ़िया। मैं एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे पास, बच्चे ने मार्क्स लाया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कितना आया जी? हाँ 96 आया सर। हाँ चलो, चलो ये बता दो ये क्यों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट कर लिया, हाँ कर लिया। x⁻0 का वैल्यू 1 क्यों होता है, बता दो जरा। है सर क्या बोल दिया? मैंने बोला किसी वेरिएबल पे 0 पावर रखते हैं उसका वैल्यू 1 होता है ना बेटा, कैसे होता है जरा बताओ। छोटा सा है, पता नहीं सर। क्यों? उन्हें समझाया ही नहीं गया ऐसे। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, तो देखिए मेरा जो पर्पस है आज इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का, एक, कि जब नेक्स्ट सेशन आए, स्पेशली आईसीएसई के बच्चों के लिए है, ठीक है, तो आपको पूरे सिलेबस का एक प्लानर बनाना चाहिए। दूसरा, सिस्टमेटिकली सिलेबस को कवर करके टॉपिक वाइज उसका टेस्ट और असेसमेंट विद फीडबैक होना चाहिए। तीसरा, रिवीजन मॉड्यूल होना चाहिए। मंडे को पढ़ा, फिर ट्यूसडे को पढ़ा, फिर वेडनेसडे को पढ़ा। जो मंडे को पढ़ा वो ट्यूसडे को आगे की पढ़ाई के साथ 10 मिनट रिवीजन होना चाहिए। फिर वेडनेसडे को मंडे और ट्यूसडे भी रिवीजन होना चाहिए। फिर थर्सडे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी 10 10 मिनट का रिवीजन होना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद वो रिवीजन का जरूरत नहीं पड़े, वो इंफॉर्मेशन बच्चे के परमानेंट मेमोरी में सेटल हो जाए। आप नींद में भी रहोगे ना, अगर आपसे पूछ दूं बताओ 2+2 कितना होता है, बोल दोगे 4, क्योंकि इतना बार आपने 2+2 फोड़ किया है। A फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्यों याद है? क्योंकि हमने उसको पता नहीं हजारों बार किया, उस चीज को रटा है, पढ़ा है, ठीक है। जब एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चे, आप अपने दिल पे हाथ रखे कहिए, स्पेशली आईसीएसई के पेरेंट्स, जो बच्चे आईसीएसई में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, दिल पे हाथ कहिए, क्या आपका बच्चा एग्जाम से 1 दिन पहले रात को 2 बजे 3 बजे तक नहीं रटता? ये रटने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि वो पिछले 3 महीना में नहीं पढ़ा थे। आधे बच्चे चैप्टर को 1 दिन पहले पढ़ते, आधे बच्चे यूट्यूब से पढ़ते। हम
मेरा सपना है कि भागलपुर के सरजमी से कभी 499 आए बोर्ड्स में, यहां से कभी आईआईटी में रैंक वन है, यहाँ से कभी मेडिकल में रैंक वन। मुझे नहीं पता कौन इंस्टीट्यूट करेगा, मुझे नहीं पता कौन बच्चा करेगा, मेरा सपना है बिहार के सरजमी से होना चाहिए, स्पेशली भागलपुर से होना चाहिए। हम जाने जाते हैं एजुकेशन के लिए, पूरे बिहार में जाने जाते हैं। और मैं डिटरमाइंड हूं कि आज नहीं तो कल वो मौका अगर मुझे मिला, अगर वैसा बच्चा मिला, एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए जितना मेहनत या जितना इन्वेस्टमेंट करना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने मन की बात कही है। मैं चाहूंगा एज अ पेरेंट्स, अगर आप इसको देख रहे हैं या बच्चे अगर आप इसको देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो क्रैप्टा का नंबर है आपको चैनल पे भी मिल जाएगा। आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, चाहे आप हमसे जुड़ो नहीं जुड़ो, हमारे संस्था में हम आपका मदद करेंगे, हर तरीके से, जहां तक संभव होगा वहां तक मदद करें। और गार्जियन से ये हाथ जोड़ के अनुरोध है, बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर। वो बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं, आप माता पिता हैं, आपका काम उनको प्यार करना, आपका काम पढ़ाई के लिए उनको सजग रखना है, डिसिप्लिन रखना है, उनको गलत काम से रोकना है, अगर ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा है वहां पे टोकना है, लेकिन प्रेशराइज नहीं कर। अगर बच्चे को प्रेशराइज करने का जॉब अगर किसी का है तो वो टीचर्स का है, वो स्कूल का है कि हाँ चलो ये क्यों नहीं किया, ये करो। तो आप इन बात को समझें। और ये मेरा इस यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर है, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर मुझे मौका मिलता है तो टीचिंग के साथ साथ मैं काउंसलिंग में बहुत बिलीव रखता हूँ, और मैंने देखा है बच्चों ने काउंसलिंग का एडवांटेज लिया है। और मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि बच्चे के साइकोलॉजी को समझ पाता हूं। बच्चे कनेक्ट करते हैं मेरे से। ठीक है। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो सेशन आपका 2025-26 का होगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी टर्म 3 का एग्जाम होने वाला है, वो सब आपका बहुत बढ़िया हो। मेरी बात को याद रखिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, एक रात पहले रटने वाला सिस्टम को बंद कीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया या मोबाइल के एडिक्टेड हैं तो उसको तो बिल्कुल खत्म कीजिए, वो आपके करियर को खत्म कर देगा। ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर टर्म 3 एग्जामिनेशन। और सीबीएसई जो मार्च में होने वाले हैं या फिर पे भी जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम लेना बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इट इज जस्ट एन एग्जाम। एग्जाम जो होता है वो एक पार्ट है लाइफ का, दैट इज नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ। आप जो जानते हो आप लिखोगे, आप बेस्ट हो और आपने बेस्ट प्रिपरेशन किया है, इस माइंडसेट के साथ आप एग्जाम देने जाना, सब कुछ बढ़िया होगा। All the best. Thank you, everybody.